गाइस गुड मॉर्निंग। तो हम लोग ना हमारी बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो बहुत अच्छे से चल रही है, बट फिजिक्स का तो कोई नामो निशान ही नहीं है, दूर दूर तक, है ना। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैम फिजिक्स की क्लासेस कब से आना शुरू होंगी। तो देखो, फिजिक्स के अंदर मेनली टॉपिक दर्द पिंड गतिकी से सवाल आते हैं ना, तो कहाँ से आते हैं पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। देखो, आपके सिलेबस में पहला टॉपिक दे रखा है दृढ़ पिंड गतिकी। आज हम लोग वही टॉपिक देखने वाले हैं। और हाँ, इसके अंदर मैं 30-30 मिनट्स के लेक्चर से अपलोड क्या करूँगी, क्योंकि फिजिक्स मुझे भी पता है थोड़ा जब लंबा लेक्चर चल जाता है ना तो कोई नहीं देखता फिजिक्स, और इतना सारा देखना पड़ेगा। और वैसे भी फिजिक्स के लिए बायो वालों का थोड़ा सा डर ज़्यादा ही होता है। तो इसी वजह से जो दर्द पिंड गतिकी के अब से लेक्चर आएंगे वो ओनली हाफ हाफ आवर के होंगे, बट टेंशन ना लो। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो तो सब कवर करवाई दी जाएंगी। तो देखो, दर्द पिंड गतिकी में इम्पोर्टेंट कौन से टॉपिक है, बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय संवेग और द्रव्यमान केंद्र। और ये ही आपके सिलेबस में भी मेंशन है, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, आपको पता है इस सारे टॉपिक से। तो न्यूमेरिकल्स भी यहीं से आना है। तो दृढ़ पिंड गति की हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। अब उससे पहले सबसे पहले तो आप ये देख लो, निर्देश तंत्र क्या होता है। आपने बहुत बार ग्राफ भी बनाए हैं ना, तो ग्राफ में भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप बनाते हो, बस आपको ये नहीं पता कि आप जो ये बनाते हो ना कि वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, इसका नाम क्या है। आप वहाँ पे ये ध्यान नहीं देते कि इसको क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इनकी हेल्प से आप ये बताते हो कि कोई यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, तो ये कौन से अक्ष पे रखा हुआ है, मतलब ये एक्स एक्स से कितनी दूरी पर है और वाई एक्स पे कितनी दूरी पे है। यहाँ पे जो निर्देशांक लिखते हो ना आप, एक्स कोमा वाई वाले, वो ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम मतलब निर्देश तंत्र की हेल्प से आप ये बताते हो कि कौन सी चीज़ कितनी दूरी पर रखी हुई है एक्स एक्स से और वाई एक्स से, ठीक है। और रेफरेंस पॉइंट क्या लेते हो, रेफरेंस पॉइंट आप इसको लेते हो मूल बिंदु, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी जीरो होती है और वाई की वैल्यू भी जीरो होती है। तो सबसे पहले ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि निर्देश तंत्र क्या है, ठीक है। क्योंकि इसका हमें इस दृढ़ पिंड गतिकी में यूज आने वाला है। तो देखो, दृढ़ पिंड गतिकी के अंदर एक ऐसा तंत्र जो किसी कण की स्थिति को बताता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। मैंने अभी आपको बताया था, ये एक कैसा है, ये एक क्या है, ये निर्देश तंत्र है। और ये आपको क्या बताता है, कण की स्थिति बताता है कि कौन सा कण कितने दूरी पे रखा हुआ है, ठीक है, एक्स एक्स से और वाई एक्स से। निर्देश तंत्र कहलाता है। और आपको इतना तो पता होगा ना कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दिख ऐसी रही है, बट होती ऐसी नहीं है। ये देखो, ऐसे होती हैं, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, ऐसे होती हैं ये। इनके बीच में भी 90 डिग्री का कोण होता है, एक्स वाई के बीच में भी, एक्स ये है, वाई ये है और जेड ये है। और वाई और जेड के बीच में भी 90 डिग्री का कोण होता है। अब मैं आपको ऐसे तो कैसे समझा सकती हूँ, है ना। ये देखो, ये वाली जो है वो आपकी तरफ आने वाली लाइन है। ऐसे इमेजिन करो, एक ये लाइन है, एक ये है, एक ये है, और एक ये वाली जो लाइन बना रहे हो बिल्कुल इस फोन से निकल के बाहर आपकी तरफ आ रही है। तो आप फील करोगे यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है, और इनके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई ना, गूगल पे जाना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस डालना और उसमें लिख देना 3D मॉडल, आपको वहाँ पे 3D चलता फिरता स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, ओके। जब आपको सुविधाएं मिल रही है तो उसका फ़ायदा उठाओ ना। एक ऐसा तंत्र जो किसी कण की स्थिति को बताता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। निर्देश तंत्र क्या हुआ होता है बता दिया मैंने आपको। इसके अलावा निर्देश तंत्र किसी कण के विस्थापन और वेग की जानकारी भी प्राप्त करता है। निर्देश तंत्र में 3 अक्ष होते हैं जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ये मैंने आपको बता चुकी हूँ कि 3 अक्ष होते हैं, एक्स वाई जेड, और तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, मतलब 90 डिग्री के कोण पे होते हैं। और निर्देश तंत्र किसी कण के विस्थापन और वेग की जानकारी भी देता है। देखो, विस्थापन क्या होता है, जैसे मान लो कोई कण है, वो ए यहाँ पे था, ए पर कुछ टाइम पहले, और कुछ टाइम बाद में वो बी पर चला गया। तो ये सरल रेखा में जो चीज़ हुई, सरल रेखा में जो मिनिमम दूरी हुई है, मिनिमम दूरी है ना, जो इनकी डिस्टेंस को मतलब मेज़र कर दे या बता दे कि इनके बीच में कितनी दूरी है, यही मिनिमम दूरी सरल रेखा में जो है, यही विस्थापन कहलाती है, ओके। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो निर्देश तंत्र किसी कण के विस्थापन और वेग की जानकारी भी प्राप्त करता है। निर्देश तंत्र में 3 अक्ष होते हैं और एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इसके बाद में विराम एवं गति। अब देखो, रेस्ट एंड मोशन क्या होता है। तो देखो, रेस्ट तो आपको पता ही है, आराम से पड़े रहते हो, उसको क्या बोलते हो, रेस्ट कर रहे हैं भाई, रेस्ट चल रहा है, थक गया हूँ मैं बहुत। गति क्या होती है, अरे भागा भागा जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, भागे भागे कोचिंग से घर आते हैं, फिर ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, तो मोशन,
ठीक है। तो आप इसको अपनी लाइफ से कॉरिलेट करके पढ़ो, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद में ये एक एग्जाम्पल था कि मतलब इसके अंदर देखो, एक सेकेंड रुकना, पर देखो ये तो आप वाला रेस्ट हो गया है ना, कि रेस्ट कर रहा हूँ, बट फिजिक्स के अंदर रेस्ट का मतलब कुछ और ही है ना। मतलब तो वही है स्थिर अवस्था से, बट फिर भी अपन देख लेते हैं। तो यदि कोई कण निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति परिवर्तित करता है, मतलब निर्देश तंत्र के सापेक्ष अगर उसने अपनी स्थिति बदल दी तो वो तो होगा, विराम अवस्था में नहीं होगा। बट यदि कोई कण निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो गतिक अवस्था में होगा। मतलब अगर कोई कण है जो निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं करता है तो वह विराम अवस्था में है। यदि कोई कण निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो वह गतिक अवस्था में है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लो, मान लो ये कार चल रही है, बस है, जो भी है, इसके अंदर दो इंसान बैठे हुए हैं ना। मान लो ये इस वाली सोना है और इधर वाला रोहित है। तो ये एक दूसरे के सापेक्ष तो स्थिर है ना, क्योंकि चल तो बस रही है। तो ये किस में हो गई, स्थिर अवस्था में। बट मान लो बाहर सड़क पे कोई मोना आ गई है ना, और इसने, ये इनको जानती है तो ये हाय हेलो कर रही है ना। तो देखो अब इसके सापेक्ष अगर हम देखेंगे तो इसके सापेक्ष तो इनकी दूरियां बदल रही है ना, क्योंकि कुछ टाइम पहले बस यहाँ पे होगी, कुछ टाइम बाद में बस यहाँ पे आ जाएगी, उसके बाद में यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पे। तो हम देख किसके सापेक्ष रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर हमने इस सोना के सापेक्ष में देखा तो सोना के सापेक्ष में रोहित और सोना एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर है, क्योंकि ये थोड़ी गति कर रहे हैं। आप बताओ, आप बस में बैठ के जाते हो, हैं आप बैठे हो एक सीट पे आपके दोस्त बैठे हैं, तो आप तो एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हुए ना। बस ही तो चल रही है, ऐसा थोड़ी है आप जैसे बस के साथ साथ चल के, कभी आप दोस्त की सीट पर बैठे हो, कभी दोस्त आपकी सीट पर आ रहे हैं, कभी मतलब एक चीज़ सोचने वाली बात है, आप तो स्थिर हो ना। तो वही चीज़ बोलिए। बट बाहर आपका कोई दूसरा दोस्त आ गया, बस स्टैंड पे बस रुके हैं और वो बोल रहे हैं हाय हाय, तो वो आपका दोस्त वहीं पे खड़ा हुआ हेलो कर रहा है। बट अब आपको दोस्त के सापेक्ष अगर देखना पड़े तो बस स्टैंड पे बस खड़ी थी, आपने हेलो कर लिया, बट आपका दोस्त अभी भी उसी बस स्टैंड पे खड़ा है, और जो गाड़ी थी ना जिसमें आप लोग बैठे थे वो आगे निकल चुकी है। तो आपके दोस्त के सापेक्ष तो आपकी स्थिति चेंज हो गई ना, जैसे हमने इसके सापेक्ष देखी थी। तो हम किसके सापेक्ष देख रहे हैं, निर्देश तंत्र के सापेक्ष। तो निर्देश तंत्र के सापेक्ष, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था आपको समझाने का कि आप स्थिर अवस्था में कब बोलोगे और गतिक अवस्था में कब बोलोगे। यहाँ पे सब कुछ डिपेंड करता है निर्देश तंत्र पे। अगर निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं करता है तो वह विरामावस्था में होगा, और अगर निर्देश तंत्र के सापेक्ष वह अपनी स्थिति परिवर्तन कर लेता है तो वह गतिक अवस्था में होगा। ठीक है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यारी दोस्ती तो बहुत अच्छे से याद रहती है आप लोगों को। बाकी एक बार और सुन लो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा फिजिक्स का मामला रह गया ना, इसी वजह से समझ में आना जरूरी है। मैंने ये बोला यहाँ पे कोई बस है जो रोड पर मस्त आराम से गति कर रही है, ठीक है। इसके अंदर दो लोग बैठे हैं, रोहित और सोना। ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष कैसे स्थिर है, क्योंकि बस गतिशील है। ये दोनों गति नहीं कर रहे हैं ना। आप लोग बस में बैठोगे, आप बस में बैठे हुए हो, बस चल रही है, आप नहीं चल रहे, तो सोना और रोहित एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर है। बट कोई बस स्टैंड पे आपका तीसरा दोस्त मिल गया और उसने आपको बोला हाय भाई कैसा है, तो आपने बस स्टैंड पे बस रुकी थी तब तक तो हाय हेलो कर लिया, बट बस तो चल दी। अब बट आपका दोस्त अभी भी वहीं खड़ा हुआ हाय कर रहा है। बहुत सारे मूवी सीन्स देखे होंगे ना, ट्रेन के अंदर कोई बैठ गए, ट्रेन जा रही है बट वो वहीं पे प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हाय हेलो कर रहे हैं ना। अब तो नहीं भूलोगे। तो उसके सापेक्ष में जो ट्रेन मतलब प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, उसके सापेक्ष में जो ट्रेन में बैठा है वो तो गतिशील हो गया ना, क्योंकि वो थोड़ी देर पहले पास में था, उसके बाद में ट्रेन के साथ साथ दूर होता गया। तो वही चीज़ यहाँ पे। अब तो मैंने एक दो एग्जाम्पल दे दिए, अब तो समझ जाओ। और हाँ, ये ज़रूर बताना केमिस्ट्री की क्लासेस मतलब फिजिक्स की क्लासेस लग कैसी रही, क्योंकि पहले क्लास है तो आपका मतलब रिव्यू आने जरूरी है। ठीक है, गति और विराम सापेक्ष स्थितियाँ हैं। अब ध्यान रखना, गति और विराम सापेक्ष राशियाँ हैं, मतलब एक दूसरे के सापेक्ष देखे ना अपन ने, इसी वजह से। अब देखो विमा के आधार पर अब हम पढ़ रहे हैं गति के प्रकार। गति कितनी तरह की होती है, तो गति जो होती है वो 1 डायमेंशनल भी होती है, 2 डायमेंशनल भी होती है, 3 डायमेंशनल भी होती है। डायमेंशनल का मतलब क्या है ये बताती हूँ।
देखो, कोई एक ही अक्ष पे गति कर रहा है, जैसे सरल रेखा में गति होती है एक्स अक्ष पे, तो ये वन डायमेंशन होगी, क्योंकि इसको अपन एक रेखा के एक अक्ष के द्वारा अपन इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं, है ना। बट अगर ऐसी कोई गति हो जिसके अंदर दो अक्ष का यूज हो, तो फिर वो 2D हो जाएगी। जैसे कि ये वाली गति, है ना, कोई ऐसे, भाई किसी ने पी ली है ना आज, तो आराम से ड्रिंक व्रिंक करके चल रहा है, और वो चल रहा है ऐसे लहराते हुए रास्ते पे, ठीक है। तो क्या हुआ, ये एक ये वाला अक्ष हो गया और एक ये वाला अक्ष हो गया। जब आप इन दोनों के बारे में बताओगे ना, मान लो वो व्यक्ति यहाँ पे है, तो आप इसकी स्थिति कैसे डिफाइन करोगे कि इस अक्ष पे वो कहाँ पे है और इस अक्ष पे वो कहाँ पर है। मतलब अगर आपको इसकी स्थिति बताने के लिए दो अक्ष की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब ये 2D गति हो गई, ठीक है। ऐसे ही जिस गति में आपको तीनों अक्ष की ज़रूरत पड़ जाए, वो हो जाएगी 3D। 3D के एग्जाम्पल भी देखेंगे अपन अभी आके, ठीक है। बट आप देख लो 1D क्या होता है। तो 1D सरल रेखा में होने वाला एक अक्ष के सापेक्ष गति होती है। 2D क्या होती है, दो अक्षों के बीच गति, दो अक्षों की सापेक्ष गति 2D द्विमीय होती है। और 3D क्या होता है, समतल पर नहीं हो सकती। अब देखो 3D समतल पे हो ही नहीं सकती, आप लोग भी चल रहे हो, 3D समतल पे नहीं हो सकती, क्योंकि एक अक्ष, तीन अक्ष होने चाहिए। अब अगर मान लो ये समतल है, तो दो अक्ष तो बना दोगे, एक इसके ऊपर वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष, बट जेड एक्स कहाँ बनाओगे, राइट। तो समतल पर ये नहीं हो सकती, ध्यान रखना। बाई चांस आपको एग्जामिनर ऐसे ही मजे मजे में पूछ ले 3D गति निम्न में से कौन सी जगह नहीं हो सकती, है ना, मतलब बोल दे समतल दे रखा है, क्या यहाँ पे 3D गति होगी या नहीं होगी, तो ध्यान रखना जहाँ पे समतल वर्ड आ जाए वहाँ पे 3D पॉसिबल नहीं है। ये ओनली आकाश में हो सकती है, खुले गगन में, खुले आकाश में, जैसे पक्षी करते हैं, ठीक है। तो पक्षियों की गति कैसे हो जाएगी, 3D गति हो जाएगी। आपने देखा है ना वो गैस वाला गुब्बारा बहुत बड़ा, जो इसके अंदर पर्यटक लोग आते हैं तो आराम से बैठ के खूब घूम के आते हैं आकाश में, है ना। तो उसकी जो गति होती है उसको भी आप 3D गति बोल सकते हो, ठीक है। तो ओनली आकाश में पॉसिबल है, 3D गति जो है वो समतल पे पॉसिबल नहीं है। ये आप लोगों के लिए और हम लोगों के लिए ओनली सपना है कि 3D गति ये सिर्फ पक्षी लोग ही कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गई होगी। बाकी वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, तो यदि कोई वस्तु या कण निर्देश तंत्र के किसी एक अक्ष के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो वह 1D मोशन कहलाती है। मतलब मैंने आपको पहले भी बोला था, एक अक्ष की बात हो तो वो 1D मोशन है। यदि कोई वस्तु या कण निर्देश तंत्र के किसी एक अक्ष के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो वह 1D मोशन कहलाती है। जैसे कि सीधी रोड पर कार की गति, स्थानांतरित गति, पतले तार पर चींटी की गति। अब देखो, आप इससे भी समझ सकते हो, ये गाना तो सबको पता होगा ना, कौन सी मूवी का है, गदर मूवी का। तो देखो सबसे पहले गड्डी लेके, तो मतलब सीधी रेखा में गति, है ना। इससे आपको 1D 2D और 3D बहुत अच्छे से याद रहने वाली है। उसके बाद में मोड़ आया, मतलब घुमाव। अब ये घूमने वाली गति, ये कुछ आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है ये वाला, तो हमने इसको कौन सी गति बोली थी, 2D गति बोली थी, ठीक है। तो ये 2D हो गई। इसके बाद में आगे आते दिल छोड़ आया। तो अब देखो आप ऐसे मान लो, ऐसा कोई गुब्बारा है जो हवा में मस्त होके उछल कूद कर रहा है ना, मतलब 3D गति कर रहा है। अब तो याद रह जाएगा। तो ये एक समझाने के लिए था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। भावनाओं में मत बहना कि जाके गाने सुनने लग जाओ, फिजिक्स छोड़ दो, है ना। नहीं, फिजिक्स पढ़नी है, मतलब पढ़नी है। अब देखो 2D गति क्या होती है, यदि कोई कण निर्देश तंत्र के किन्हीं दो अक्षों के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है। देखो, यदि कोई कण निर्देश तंत्र के एक अक्ष के सापेक्ष अगर परिवर्तन करे तो 1D हो जाएगा। बट अगर यदि कोई कण दो निर्देश तंत्र के मतलब निर्देश तंत्र के किन्हीं दो अक्षों के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, तो कण की गति जो है वो 2D कहलाएगी। एग्जाम्पल वृत्तीय गति, वृत्तीय गति 2D गति होती है, ठीक है। और वृत्तीय गति और घूर्णन गति में फ़र्क होता है। वृत्तीय गति मतलब घूर्णन गति तो क्या होती है, एक ही अक्ष के सापेक्ष होती है। याद है आपने बहुत सारी चक्रियाँ घुमाई होंगी। चक्रियाँ इन द सेंस, देखो मैं बताती हूँ, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। वो याद है, राउंड राउंड चक्रियाँ आती है जो इनाम में निकलती है बच्चों के गिफ्ट में। तो आपने उस चक्री को अगर ऐसे एक अक्ष के सापेक्ष, मतलब आपने ये हाथ में पकड़ रखा है, हाथ से आप इसको राउंड 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 घुमा रहे हो, तो ये किस एक अक्ष के सापेक्ष घूम रही है, इस वाले अक्ष के सापेक्ष, राइट। तो इस वजह से इसको अपन लोग बोलते हैं घूर्णन गति।
और वृत्तीय गति अलग होती है। वृत्तीय गति तो आपको पता है वृत्त में ही होती है, नाम से पता चल रहा होगा। जो वृत्तीय गति होती है वो उसमें दो डायमेंशंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें एक्स भी दिखना पड़ता है और वाई भी दिखना पड़ता है। और प्रक्षेप्य गति, परवलयाकार गति भी इसी के अंदर आती है। परवलयाकार गति क्या होती है, ये वाली, ठीक है, 2D के अंदर आती है। अब 3D गति क्या होती है, तो 3D गति के बारे में देख लेते हैं। जब कोई कण निर्देश तंत्र के सापेक्ष तीनों अक्षों के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो वह गति त्रिविमीय गति कहलाती है। यह गति ओनली आकाश में संभव है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब आप सीधी सी चीज़ क्या ध्यान रखोगे, अगर एक अक्ष के सापेक्ष, मतलब एक अक्ष की जरूरत पड़ रही है, किसी भी कण के निर्देश तंत्र के सापेक्ष तीनों अक्षों के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है। देखो, अगर कोई कण एक अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन कर रहा है तो वो 1D हो जाएगी। अगर उसके अंदर दो अक्ष की जरूरत पड़ रही है, दो अक्ष के सापेक्ष परिवर्तन हो रहे हैं, तो वो 2D हो जाएगी। और जब तीन अक्षों के सापेक्ष अपनी स्थिति परिवर्तित करता है ना, तो वो 3D हो जाती है। ओके, तो वह गति त्रिविमीय गति कहलाती है। यह गति ओनली आकाश में संभव है। एग्जाम्पल, गैस के अणुओं की गति, गुब्बारे की गति। हमने अभी जो हमने गतियाँ देखी थी वो हमने देखी थी विमा के आधार पर, है ना, डायमेंशन के आधार पर। अब हम देखने वाले हैं प्रकृति के आधार पर। तो दृढ़ पिंड जो होता है वो स्थानांतरीय व घूर्णन दोनों गतियाँ कर सकता है। अगर कोई दृढ़ पिंड है तो वो स्थानांतरित और घूर्णन दोनों गतियाँ कर सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना आप, है ना। और अब देखो, कण की गति की प्रकृति के आधार पर स्थानांतरिय गति हो सकती है, घूर्णन गति हो सकती है और दोलन गति हो सकती है। स्थानांतरिय गति एक प्रकार की 1D गति है, 1 डायमेंशनल गति है। घूर्णन गति भी 1 डायमेंशनल है, क्योंकि याद है ये एक अक्ष के मतलब एक अक्ष के इर्द गिर्द होती है। दोलन गति, दोलन गति क्या होती है, पेंडुलम देखा है आपने, बहुत बड़ी सी वॉच देखी है जिसके अंदर एक मतलब टन 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 बजता रहता है, तो वहाँ पे हाँ, वहाँ पे मतलब एक घंटा जैसा लटका रहता है। देखी होगी वॉच, नहीं देखी तो आप है ना गूगल पे सर्च करके देखना। जब बड़ी बड़ी वॉच होती है ना, उसके अंदर एक रहता है टिंग 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 बजने वाला, तो वो क्या करता है, ऐसे पेंडुलम की तरह ऐसे घूमता रहता है ना। तो कोई वो देखो यहाँ गया, फिर यहाँ गया और फिर यहाँ आया, ये हो गया पूरा एक दोलन, ठीक है। मतलब पहले ये इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया। अब तो याद आ जाएगा। अगर कहीं नहीं देखी ना वो, तो कोई ना मैं बना देती हूँ आपके लिए। ये घड़ी है, यहाँ पे ये होता है। अब ये इधर जाता है, फिर इधर आएगा, फिर इधर, और ये हर 1 घंटे के बाद में बजता है, ठीक है। तो घूर्णन गति, दोलन गति का बता दिया मैंने आपको। अब देखो, दोलन गति के अंदर और कंपन गति में नाम मात्र का फर्क होता है, और वो क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। जब ये ऐसे करके दोलन कर रहा है ना, तो ये जो है इसको अपन बोलते हैं विस्थापन आयाम, ठीक है। मैक्सिमम विस्थापन आयाम, मतलब ये कहाँ तक इधर इस तरफ आ सकता है, वो मैक्सिमम विस्थापन आयाम, इसको ए से डिनोट किया है ना, ए से डिनोट किया है। तो आयाम ज़्यादा होगी, अगर ये आयाम ज़्यादा होगा, ये वाला कि ये इधर तक आ रहा है, तब तो इसको दोलन गति कहते हैं। बट अगर ये आयाम बहुत कम हो गया, कम का इन द सेंस बताती हूँ, ये आयाम बहुत कम हो गया, ऐसे ऐसे ही घूम रहा है ओनली, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो जब ये आयाम कम हो जाता है तो उसको कंपन गति कहते हैं। समझ में आ गया। दोलन गति और कंपन गति में क्या फ़र्क है, देखो दोलन गति जैसी ही कंपन गति होती है, बट दोलन गति में जो आयाम है वो ज़्यादा होता है, और जो कंपन गति होती है उसके अंदर आयाम कम होता है। अब आप खुद इमेजिन करो ना, एक चीज़ है वो ऐसे दूर दूर ऐसे घूम रही है, इसको दोलन है, और एक जो ऐसे यहाँ फटाफट 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 फील हो रहा है कुछ कंपन जैसा, है ना। स्ट्रक्चर देख के मुझे कंपन जैसा लग गया, आपको पढ़ के कंपन जैसा नहीं लग रहा है क्या यार, थोड़ा तो समझो। तो कंपन गति और दोलन गति में क्या फ़र्क हो गया, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, स्थानांतरिय गति क्या होती है। निर्देश तंत्र के सापेक्ष एक स्थान से दूसरे स्थान पर कण की सरल रेखीय गति स्थानांतरिय गति कहलाती है। एग्जाम्पल, कार की सीधी रोड पर गति, यह मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बाकी आप फिर भी एक बार और देख लो। निर्देश तंत्र के सापेक्ष एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मान लो यहाँ पे P स्थान पर कोई कण रखा हुआ है, वो और फिर बाद में वो Q पर चला जाता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कण की सरल रेखीय गति, सरल रेखा में होने वाली ये जो गति है ना, वही स्थानांतरिय गति कहलाती है। घूर्णन गति, कणों के निकाय की एक अक्ष के परितः होने वाली वर्ताकार गति घूर्णन गति कहलाती है। चलता हुआ फंका,
हाँ, घूर्णन गति के एग्जाम्पल ढूंढ रही थी मैं, ये तो माइंड में ही नहीं आया। आपने चलता हुआ पंखा देखा है? वो एक अक्ष पे ऐसे 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 घूमता है, ये एक ही अक्ष पे घूम रहा है, राइट? बोले मैम बहुत डार्क कर दिया, तो पंखा घूम ही इतना तेज रहा है। देखो, कणों की निकाय की एक अक्ष के परितः चारों ओर होने वाली वर्ताकार गति घूर्णन गति कहलाती है। एग्जाम्पल चलता हुआ पंखा। ओके। दोलन गति किसी कण के एक निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द होने वाली गति दोलन गति कहलाती है। जैसे लोलक घड़ी के पेंडुलम की गति मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझा दिया था। अब देखो, हमने दो तरह से गतियां देख ली है, एक तो हमने विमा के आधार पर देखी थी और दूसरी देख ली पदार्थ की प्रकृति के आधार पर। हाँ, इसी के आधार पर देखी थी जहाँ तक मुझे याद है। अच्छा, कण की गति के आधार पर, ठीक है। अभी तो मेरी केमिस्ट्री छूटी ही नहीं है ना, यहाँ पे भी मुझे पदार्थ की प्रकृति याद आ रही है। कोई ना, थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर लेना। तो किसके मतलब किसके आधार पर गतियाँ देख चुके हैं हम? विमा के आधार पर देख चुके हैं, 1D 2D 3D, तथा हमने कण की गति के आधार पर भी देख लिया कि स्थानांतरीय गति होती है, घूर्णन गति होती है और दोलन गति होती है। अब हम देखने वाले हैं समय के आधार पर गतियाँ, है ना, आवर्त गति और अनावर्त गति। तो आवर्त गति क्या होती है और अनावर्त गति क्या होती है ना? आवर्त गति कंपन, आवर्त गति का एग्जाम्पल है कंपन, अनावर्त गति का एग्जाम्पल है दोलन, ठीक है। नहीं, दोलन और कंपन आई थिंक दोनों आवर्त गति में आती है, बाकी देखते हैं। तो देखो, पृथ्वी का घूर्णन काल 24 घंटे होता है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। ऐसे कोई नहीं पूछेगा, इन जनरल आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी का जो घूर्णन काल है वो तो 24 घंटे होता है, पर परिक्रमण काल अगर कोई बोले तो वो 1 वर्ष होता है, ठीक है। अब आपको पता है पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ना। ये सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रही है ना परिक्रमा की तरह, ये तो होता है परिक्रमण। एक बिंदु के चारों ओर परिक्रमा लगाना, परिक्रमण काल 1 वर्ष, ठीक है। और परिभ्रमण क्या होता है? अपने अक्ष पर घूमना। तभी तो देखो, पृथ्वी क्या है ना, दो तरह की गति करती है। एक तो क्या करती है, ये अपने ही अक्ष पे घूमती है, मतलब जैसे अपने घूर्णन गति देखी थी ना, मतलब पंखा घूमता है, ऐसे अपने अक्ष पे घूमती है। तो उसकी वजह से तो क्या है, दिन रात होते हैं। और इसको क्या बोला जाता है? इसको परिभ्रमण बोला जाता है। और इस पृथ्वी का जो घूर्णन काल है वो कितने का होता है? 24 घंटे का होता है। बट अगर यही पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर गोल 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 घूमती है, तो इसमें लिखा हुआ है कि एक बिंदु के चारों ओर जब परिक्रमा लगाती है तो उसको परिक्रमण बोला जाता है। और परिक्रमण काल क्या होता है पृथ्वी का? 1 वर्ष, मतलब पूरा 1 साल के अंदर एक बार सूर्य का पूरा चक्कर लगा पाती है। बाकी अपने अक्ष पे तो पृथ्वी घूमती रहती है, और वो काल कितना है? 24 घंटा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा परिभ्रमण क्या है, परिक्रमण क्या है। अगर ना आए ना तो एक काम करो, मैं दोबारा तो हर चीज़ समझाऊंगी तो फिर तो कभी फिजिक्स खत्म ही नहीं होनी, आपके पेपर हो जाएंगे 2-3, है ना। तो एक काम करना, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, वीडियो को पीछे करना, अच्छे से वापस से सुनना और देखना कि मैंने कहाँ कहाँ मार्क करके क्या क्या समझाया है। आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बहुत ईजी वे में समझा रही हूँ मैं, तो इससे ज़्यादा ईजी कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो परिभ्रमण अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण होता है पृथ्वी का, और परिक्रमण क्या होता है? एक बिंदु के चारों ओर परिक्रमा लगाना, ठीक है। आपको ये चीज़ें तो याद रह जाएगी, मुझे पता है। तो पृथ्वी का घूर्णन काल 24 घंटे होते हैं, और पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है वो 1 वर्ष का होता है। अब देखो, सभी दोलन गति जो होती है वो आवर्त गति होती है। बाय चांस स्टेटमेंट देके पूछ ले तो ध्यान रखना, सभी दोलन गतियाँ जो होती हैं वो आवर्त गति होती है, पर और सभी आवर्त गति दोलन गति होती है। मतलब 2 स्टेटमेंट दे दिया आपको कि एक तो सभी दोलन गतियाँ आवर्त गति होती है, और दूसरा स्टेटमेंट दे दिया सभी आवर्त गति दोलन गति होती है ना। दोनों सही, पहला सही या सेकंड गलत, ये ऑप्शन दे रखे। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि आवर्त गति के अंदर दोलन गति भी आती है और कंपन गति भी आता है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि जैसे याद है ऐसे सवाल आप लोग कैसे करते हो अगर किसी ने रीजनिंग वगैरह पढ़ी है तो। जैसे ये है आवर्त गति, है ना, तो आवर्त गति के अंदर दोलन गति भी है, कंपन गति भी है। अब आप किसी स्टेटमेंट पे पहुंचोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि सभी दोलन गति आवर्त गति होते हैं। तो देखो, ये दोलन गति मानी अपन ने, तो ये आवर्त गति के अंदर आई ना, मतलब जितनी भी दोलन गतियां होंगी वो किसके अंदर आ रही है? वो आवर्त गति के अंदर आ रही है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाएगा, बट सभी आवर्त गतियां क्या दोलन गति के अंदर आ रही है? बताओ आप, नहीं आ रही ना, इसी वजह से स्टेटमेंट सेकंड गलत हो जाएगा। अब ये इमोजी जैसा लगने लग गया है तो चलो इमोजी बना देते हैं। समझ तो लिया ही ना आपने। चलो आगे चलते हैं। देखो, आवर्त गति
ऐसी गति जिसमें कण निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय करता है आवर्त गति कहलाती है। ऐसी गति जिसमें कण क्या करता है, निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय करता है। किसमें? निश्चित समय अंतराल में। अभी हमने मतलब जैसे एग्जाम्पल ही ले लो, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। आपको पता है मैंने सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, एक परिक्रमा पूरी करने में 1 साल लगता है। तो ये निश्चित काल हो गया। मतलब सूर्य जो है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी को हमेशा उतना ही टाइम लगेगा जितना पहली बार में लगा। मतलब जैसे 1 साल लगा तो 1 साल ही लगने वाला है। ऐसा नहीं है आपकी तरह, जैसे कभी कभी कोई बोल दे अरे बहुत मोटा हो रहा है तू तो है, और फिर क्या करोगे आप, नेक्स्ट डे तो एक्सरसाइज शुरू, घूमना शुरू, पार्क में जॉगिंग शुरू है। और शुरू में तो 2 दिन तक तो भाई आराम से दौड़ लगा के आओगे, 1-1 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर है। और फिर 2-3 दिन के बाद में अरे यार थक गया मैं तो, आज नहीं जा रहा, कल चला जाता हूँ। तो आपके ये जो टाइम होता है ये कभी फिक्स नहीं होते। जैसे आप पढ़ने का सोचो, आज तो मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, एक दिन चलो बैठ के हद मार के आप पढ़ भी गए, पढ़ भी लिए है ना, लाइब्रेरी चले गए, अब वहाँ तो मजबूरी में बैठना ही है, चलो पढ़ लिए। बट वो एक दिन के बाद में जब दूसरे दिन उठोगे ना, अरे ये भी दुख रहा है, ये भी दुख रहा है, और उसके बाद में 2 घंटे भी नहीं पढ़ सकते। तो निश्चित कुछ भी नहीं है। आप इसीलिए मैं कहती हूँ आप निश्चित टाइम टेबल बनाओ। अगर आपको है कि 6 घंटे पढ़ना है तो 6 घंटे ही पढ़ना है, और 6 घंटे फिर हर रोज़ ही पढ़ना है, ठीक है। तो जो निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय करते हैं वो आवर्त गति कहलाती है। और इसके अंदर हो गया सूर्य के चारों पृथ्वी की गति, सरल लोलक के पेंडुलम की गति, ये दोनों गतियाँ आवर्त गति के अंदर आती हैं। मतलब एक पूरा चक्कर पूरा करती है निश्चित काल में। जैसे ये वाला, तो ये दोलन एक बार में भी इतना ही करेगी, दूसरी बार में भी इतना ही टाइम लेगी, तीसरी बार में भी इतना ही टाइम लेगी। तो निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय करता है, उसे आवर्त गति कहते हैं। तो दोलन आवर्त एक बिंदु के इर्द गिर्द जो गति होती है उसको दोलन गति कहते हैं। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं अनावर्त गति क्या होती है। तो अनावर्त गति ऐसी गति जिसमें कण असमान समय में निश्चित दूरी तय करता है। अब देखो इनका कुछ भी फिक्स नहीं होता, ये बिल्कुल अनावर्त गति बिल्कुल आपकी तरह, आज तो भाई इतना पढ़ लेंगे हम, मतलब निश्चित दूरी से। ये मान लो कि आपका एक निश्चित सिलेबस हो गया, जैसे आपने मान लिया आज मुझे 2 टॉपिक कवर करने है ना, और मुझे डेली 2 टॉपिक 6 घंटे में ही कवर करने हैं। मुझे पता है पॉसिबल नहीं है, बट एक बार मान लो कि मुझे 2 टॉपिक करने, ये निश्चित है, और आपका टाइम भी निश्चित है कि 2 घंटे में ही करने हैं। बट वो एक दिन हो गया, दूसरे दिन नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है ना, कुछ भी निश्चित नहीं है। तो ऐसी गति जिसमें कण असमान समय में निश्चित दूरी तय करता है, किसमें? असमान समय में निश्चित दूरी तय करता है, अनावर्त गति कहलाती है। मान लो आपने 2 टॉपिक को करने में पहले दिन 8 घंटे लगाए, दूसरे दिन 2 टॉपिक को करने में आपने 6 घंटे लगाए, और तीसरे दिन 2 टॉपिक को करने में आपने 4 घंटे लगाए। तो आपका जैसे टाइम फिक्स नहीं होता ना, वैसे ही उस दूरी को तय करने का टाइम फिक्स नहीं होता। अब तो समझ में आ जाएगा। अब भी नहीं आए तो यार एक काम करना, नोट्स अपने हाथों से लिखो, उसको 2 बार पढ़ो, फिर तो डेफिनेटली आ जाएगा ना। अब ये मत बोला मैम आ गया समझ में, क्यों? क्योंकि आपको नोट्स लिखते हुए जोर आता है ना। कोई ना, पढ़ लो, बाद में बोलोगे कि यार पढ़ लेना चाहिए था। तो अनावर्त गति कहलाती है। एग्जाम्पल, वृत्ताकार मैदान के चारों ओर अलग अलग समय में चक्कर लगाना, ठीक है। हाँ, ये वृत्ताकार मैदान के चारों अलग अलग समय में चक्कर लगाने का मतलब है, मान लो आप लोग दौड़ने गए, आपने पहला चक्कर पूरा कर लिया है ना 5 मिनट में, दूसरे चक्कर में 4 मिनट, तीसरे में नहीं, पहले में 5 मिनट, तो दूसरे चक्कर में आपको 10 मिनट लग गए, क्योंकि फिर थक भी तो जाओगे ना। तो इसी वजह से ये एग्जाम्पल दिया गया है। सभी दोलन गतियाँ आवर्त गति होती है, ये पहले ही मैंने आपको बता दिया था, परंतु सभी आवर्त गति दोलन गति नहीं होती है। अब देखो दोलन एवं कंपन क्या होता है। तो दोलन एवं कंपन से मैंने पहले ही बताया था आपको, इनमें सिर्फ आयाम का फर्क है। अगर आयाम ज़्यादा होता है तो दोलन गति होती है, और अगर आयाम कम होता है तो कंपन गति होती है। तो यदि दोलन गति में कण का आयाम अधिक है तो वह दोलन गति है, तथा कण का आयाम कम है तो वह कंपन गति कहलाएगी। और आयाम कम तो आवृत्ति ज़्यादा होगी, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। आयाम कम का मतलब ये, आवृत्ति ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होला। मतलब आवृत्ति आपको याद हो तो फ्रीक्वेंसी नाम सुना है आपने, केमिस्ट्री में पढ़ा हो या फिर फिजिक्स में कहीं पे भी, तो फ्रीक्वेंसी की आपने देखी होगी। जो उसकी यूनिट होती है ना, वो पर सेकंड होती है, मतलब सेकंड इनवर्स होती है। तो इससे मतलब ये है कि 1 सेकंड में कितनी बार क्या वो चीज़ हो रही है, वो उसकी आवृत्ति बताती है। तो अब मैं यहाँ पे ये थोड़ा अच्छे से समझा देती हूँ।
तो देखो दोलन गति में मैंने ये बोला था इसका आयाम ज़्यादा होता है। मान लो इनका आयाम इतना है ना, ये इतना आयाम हो गया इसका मैक्सिमम आयाम है। और कंपन गति में क्या होता है, ये आयाम कम होता है, ठीक है, ये ए इतना ही रह गया। तो आप बताओ कोई चीज़ है उसको यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आने में, फिर यहाँ तक आने में, फिर यहाँ तक आने में, यहाँ तक आने में ज़्यादा टाइम लगेगा, या फिर किसी को फटाक से यहाँ आने में, यहाँ आने में और यहाँ आने में। यहाँ क्योंकि जगह कम, आयाम कम है, तो यहाँ पे कम टाइम लगेगा। मतलब एक उतने ही टाइम में यहाँ पर ज़्यादा दोलन, मतलब ज़्यादा ये कर सकते हैं कंपन, समझ रहे हो। और यहाँ पर उतने ही टाइम में दोलन करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। इसी वजह से ये चीज़ लिखी हुई है कि आयाम कम है तो कम आवर्ती ज़्यादा होगी। क्योंकि आवर्ती क्या है बेसिकली, ये कितने जल्दी जल्दी सेकंड्स में ये कंप्लीट हो रहा है, राइट। तो इसके अंदर क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम है और आयाम कम है, तो ये फटाफट, मान लो ये 5 सेकंड में इतना हो गया, इतने कंपन कर लिया इसने, है ना। तो उसी 5 सेकंड में यह ओनली 2 या 3 ही दोलन कर पाएगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो इसकी आवृत्ति ज़्यादा हो गई, क्यों हुई, क्योंकि इसका आयाम कम था। अब तो ये लाइन अच्छी समझ में आ गई होगी ना कि आयाम कम तो आवृत्ति ज़्यादा। अब ऐसा मत कर लेना कि इसको 5 सेकंड में देखा है, इसको मज़े से 10 सेकंड में देख रहे हो, ऐसा नहीं होता। निश्चित टाइम लेना है एक बार के लिए। मान लो 1 सेकंड में इसने इतने कंपन करे, तो ये भी 1 सेकंड में इतने ही करेगा, ठीक है। ऐसे आवृत्ति देखी जाती है। आप तो सिर्फ इतना याद रखो, आयाम कम तो आवृत्ति ज़्यादा। तो अब आयाम कम किस में होता है, कंपन में। इसीलिए कंपन की जो आवृत्ति होती है वो कंपन की आवृत्ति ज़्यादा होती है दोलन से, ठीक है। तो आपको ये वाला टॉपिक समझ आया होगा। अब अपन इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आपको फिजिक्स का लेक्चर थोड़ा बहुत भी पल्ले पड़ा हो ना, इसका मतलब ये है कि मेरे को और फिजिक्स पढ़ानी चाहिए। तो अगर आपको सच में समझ में आया हो तो क्या करनी है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हाँ वीडियो को लाइक जरूर करना है। कैप फिजिक्स का पहला लेक्चर है, अगर इस पर अच्छा रेस्पॉन्स आएगा तो ही फिजिक्स के लेक्चर कंटिन्यू होंगे। अदरवाइज मुझे लगेगा कि फिजिक्स ना मैं आपको समझा सकती हूँ तो फिर क्या मतलब है पढ़ाने का, राइट। तो आपके इस वाली वीडियो पे तो अच्छा रेस्पॉन्स आना ही आना चाहिए, तभी नेक्स्ट फिजिक्स का लेक्चर आएगा, ओके। बाकी केमिस्ट्री बायो तो अपनी चल ही रही है, और बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और हाँ जितना होगा अपन लोग अप्रैल में कर लेंगे, उसके बाद में अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। और उसका टाइमिंग मैं बता दूंगी जब भी जैसा भी होगा। वैसे आइडिया है नाइट में ही, जैसे 10 से 11 बजे तक लाइव सवाल पूछ लिया आपसे, लाइव कर लिया, या फिर 9 से 10 बजे तक। बाकी वो बात की बात है, अभी एक बार अपना सिलेबस आधा अधूरा तो हो जाए पहले, ठीक है। तब तक आग भी पढ़िए, क्योंकि थ्योरी उतनी ही ज़रूरी है। क्योंकि आपने अगर अच्छे से नोट्स नहीं बनाए, आपके पास में मटेरियल कलेक्ट नहीं है, तो फिर आप रिवीजन कैसे करोगे। रिवीजन करने के लिए थ्योरी तो पढ़नी होनी चाहिए ना। कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे तो सवाल करने में भी मज़ा आएंगे। अभी आपको मैं कोई सवाल करके बता दूँ, आप आंसर रट लोगे, ऐसे 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 हुआ। अब एज इट इज सवाल थोड़ी ना मिलता है पेपर में, उसके जैसा मिलता है, तो उसके जैसा करना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो वो अपन बाद की बात है, बाद में देखेंगे। बाकी आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, राजस्थान जीके की सीरीज चल रही है, वो पक्का देख लेना। अगर किसी को राजस्थान जीके अच्छी नहीं है तो वो देख लो, सफिशिएंट है। इससे बाहर नहीं पढ़ना, क्योंकि सिखवाल बुक वाली राजस्थान जीके की सीरीज चल रही है, और राजस्थान जीके के PYQs चल रहे हैं, ठीक है। और PYQs में के अंदर तो 21 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, 21 पेपर। और आप 10-15 मिनट की वीडियो आप इतना तो देख ही सकते हो। आपके पास 24 घंटे में से 10-15 मिनट नहीं है मैम के चैनल पे वीडियो देखने के लिए, है। और इसमें भलाई किसकी है, आप ही की है। बाकी आपको बताना मेरा काम है, बाकी आपकी मर्ज़ी। और बताना इसलिए पड़ता है क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो अभी अभी अपने ग्रुप से मतलब अपने चैनल से जुड़े हैं, तो उनको नहीं पता होता है कि यहाँ पे और क्या क्या सीरीज चल रही है। और प्लेलिस्ट में जाने तक की तो दिक्कत वो उठाते ही नहीं है ना, लोड लेने वाले काम नहीं करते। बहुत अच्छे सीधे से बच्चे हैं अपने चैनल पर। चलो कोई बात नहीं, ये तो होगी सब बातें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।